हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसी में आज कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो यूजीसी नेट जीआरएफ एग्ज़ाम जो 5 मार्च 2023 में हुआ था, उसके कुछ प्रश्न आज हम अध्ययन करेंगे। और प्रश्न है ये व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, हिंदी की जो भी भर्ती परीक्षा होती है, इन सभी के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखते हो कि तो भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न आए हुए हैं वो आगे भी रिपीट होने के चांस हैं, आगे भी आ सकते हैं। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहें क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लगभग 10-15 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे ज़्यादा अध्ययन करने से क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम साथ में व्याख्या का भी अध्ययन कर रहे हैं और ये 10-15 प्रश्न नहीं हैं, ये लगभग 25-30 प्रश्न हो जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि संपूर्ण अच्छी तरीके से व्याख्या सहित इन प्रश्नों का अध्ययन किया जाएगा। तो आप अंत तक बने रहें। क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, जो प्रश्न संख्या 23, मुझे उन लोगों से ज़रा भी हमदर्दी नहीं जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों सा, उतना ही नहीं विलास में उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? यानी जो ये कथन दिया गया है, ये कौन सा उपन्यास है जिसमें ये कथन कहा गया है? 4 जो उपन्यास दिए गए हैं, पहला है झूठा सच, दूसरा गोदान, तीसरा मेलांचल और चौथा है जिंदगीनामा। जो यह कथन कहा गया है यह है गोदान। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24 है, उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा के कथामुख इन प्रस्तावना व्यक्तित्व के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? यानी जो उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, ये किसके द्वारा लिखा गया है, इसमें किस चीज़ का वर्णन है, इसका हम व्याख्या सहित अभी अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो मिस कैथराइन है वो किस राष्ट्र की निवासी है, ये बताना है। जो इन जो 4 दिए गए हैं उनमें से जो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। अब व्याख्या देख लेते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में लिखा गया था। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म है वो 1907 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई थी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है ये बाण भट्ट की आत्मकथा। इसमें हर्षवर्धन के शासनकाल को कथा वस्तु बनाया गया है, यानी मुख्य बिंदु है जो हर्षवर्धन का शासनकाल है, इसमें वर्णन किया गया है। मिस कैथराइन ऑस्ट्रेलिया की है, भारत प्रेमी है, कई साल भारत में बिताए हैं, उन्हें संस्कृत की पांडुलिपियां प्राप्त हुई। यही पांडुलिपि बाण भट्ट की आत्मकथा है, यानी जो संस्कृत की पांडुलिपि उन्हें प्राप्त हुई है वही पांडुलिपियां हैं वो बाण भट्ट की आत्मकथा है। यूरोप जाने से पहले इसे व्योमकेश शास्त्री, यानी व्योमकेश शास्त्री का ही नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दोनों एक ही हैं, को दे जाती है। उपन्यास की भूमिका में कैथरीन और व्योमकेश की कहानी है, यानी व्योमकेश शास्त्री यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी की और कैथरीन की इसमें कहानी है बाण भट्ट की आत्मकथा में। बहुत अच्छी बुक है। यह प्रश्न कई बार भर्ती परीक्षा अन्य भी पूछा गया है। प्रश्न संख्या 25 है, किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, साहिद लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायता से प्रयोग किया गया है? तो 4 दिए गए हैं, तमस, झूठा सच, जिंदगीनामा और शेखर एक जीवनी। इनमें से बताना है कि किसमें जो बुल्ले शाह थे, बाबा फरीद और साहिद लतीफ़ की कविताओं का बहुतायत से वर्णन या प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न संख्या जो 25 है इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा जिंदगी नामा। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। अब व्याख्या देख लेते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास 1969
1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। यह एक आंचलिक उपन्यास है जिसमें पंजाब के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी का यथार्थ चित्रण है, यानी ज़िंदगी नामा एक आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास के अंदर जो पंजाब के लोग हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है उसका यथार्थ चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। इस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है, यानी इसी उपन्यास के अंदर इन तीनों का ही कविताओं का प्रयोग किया गया है। इस उपन्यास में लेखिका कृष्णा सोबती है, जिनका जन्म है वो कृष्णा सोबती का 1925 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2019 में हुई थी, जो वर्ष 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया कृष्णा सोबती को। प्रश्न संख्या 26 है, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टिशन वाली कहकर संबोधित करती है? अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर होगा वो होगा जग्गी की पते हूँ। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लाल पान की बेगम का जो 1957 ईस्वी में यह कहानी लिखी गई थी। फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। ये जो फणेश्वर नाथ रेणु है इनका जन्म 1921 में हुआ था और उनकी मृत्यु है वो 1977 ईस्वी में हुई थी। फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित आंचलिक कहानी है जो ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। इसके पात्र देखें, बिरजू है, बिरजू की माँ जो नायिका है, बिरजू के पिता भी हैं, चंपिया बिरजू की बहन है, मंजली बुआ है जो पड़ोसी है, जग्गी की पतेहू है, लहरेना खवाश है, बाबू साहेब है, राधे की बेटी सुंदरी और सहुआइन मियाजाज व सिद्धू की बहू आदि इनके महत्वपूर्ण पात्र हैं। नेट 11 में इनके पात्र के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये पात्र किस कहानी के हैं। तो ये अभी हम पढ़कर आए हैं कि लाल पाल की बेगम है, उस कहानी के सभी पात्र हैं। अब इसके बारे में अन्य थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। जग्गी की पतेहू जो उत्तर था, जग्गी की पतेहू मुहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। स्टेशन को आंचलिक भाषा में टिशन कहा गया है, यानी ये टिशन वाली या टिशन इसे भी कहा जाता है, इन्हीं के द्वारा कहा गया है। उसे अरे टिशन वाली तो रोती है काहे, बिरजू की माँ में पुकार कर कहा आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी है बेचारी आजा जल्दी। कहानी में आए क्षेत्रीय शब्द व उनके अर्थ, जिन कहानी है लाल पाल की बेगम, इसमें जो क्षेत्रीय शब्द कौन कौन से आए उनके अर्थ क्या हैं इनको देख लेते हैं। कुकर माझी जो कुत्ते के ऊपर बैठने को कहा जाता है। कलेवा यानी कलेवा निवाला यानी भोजन को कलेवा कहा जाता है इस कहानी में। और बागड़ लंबा चौड़ा, पान भरने का अर्थ है पान भरने वाली औरत, पाट यानी जूट, मलेहेरी मिलिट्री, लात यानी पैर, राके यानी राक्षस, बेसी यानी ज़्यादा, मेडिया यानी झोंपड़ी, भार बोकियो यानी भाई को खाने वाली गाली, मनोती यानी मनोती आदि इनके महत्वपूर्ण शब्द हैं। जिसके अन्य भी अर्थ देखें, खपच्ची लकड़ी से बना हुआ पर्दा, भाग यानी भाग्य, कंट्री यानी झोंपड़ी में घास फूस की दीवार, गमकना खुशबू, पतोहू बेटे की पत्नी, नवानन नए अन्न की क्षमा करके भाग लगाना आदि महत्वपूर्ण इस कहानी में जो शब्द आए हुए थे उनके अर्थ थे। प्रश्न संख्या 27 है, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा सन 1904 ईस्वी। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। अब व्याख्या देख लेते हैं।
चंद्रदेव से मेरी बातें 1940 में प्रकाशित हुई। राजेंद्र बाला घोष, जिसे बंग महिला भी कहा जाता है, इनके द्वारा ये रचित है। बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष का जन्म 1882 ईस्वी में हुआ। उनकी मृत्यु 1950 ईस्वी में हुई थी। राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित कहानी जो 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, यह हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी है। इसमें लॉर्ड कर्जन के प्रशासन पर करारा व्यंग्य किया गया है। तो प्रथम राजनीतिक कहानी पूछे तो राजेंद्र बाला घोष इन बंग महिला की है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 28 है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ने कभी सुना, गजब हो गया, अंधेरा पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में उपयुक्त कथन किससे कहा। जो ये बात कही गई है, कमेंट कहा गया है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, न कभी सुना है, गजब हो गया, अंधेरा पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में, यह कथन किसका है। तो प्रश्न संख्या जो 28 है, इसमें ऑप्शन संख्या जो 4 दिया गया है, लाहे बेबी ने साहिनी से कहा था, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। अब इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। सिक्का बदल गया जो 1948 ईस्वी में प्रकाशित है, और सिक्का बदल गया यह कृष्ण सोबती द्वारा रचित है। कृष्ण सोबती का जन्म 1925 में हुआ था, मृत्यु 2019 में हुई थी। कृष्ण सोबती के द्वारा देश विभाजन पर आधारित कहानी जो 1948 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित व कहानी संग्रह बादलों के घेरे में 1980 में संग्रहित है। कृष्ण सोबती द्वारा रचित ये कहानी जो 1948 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, अच्छी है। इसमें संवाद क्या है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ने कभी सुना, गजब हो गया, अंधेरा पड़ गया, ये लाल बेबी ने साहिनी से कहा है। प्रश्न संख्या 29 है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया। दो 4 दिए गए हैं, इनमें से बताना है। तो जो प्रश्न संख्या 29 था, इसका सही उत्तर है देवसेना, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 30 है, मानव कब दानव से भी दुर्दंत, पशु से भी बर्बर, पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोचे क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। उपयुक्त समय किसके द्वारा कहा गया है। संख्या जो 30 है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सिंहरण, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रगुप्त जो नाटक है वह 1931 में लिखा गया था, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है, और जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। जो जयशंकर प्रसाद है, इनके द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक है जिसमें 4 अंक और 44 दृश्य हैं। यह भी कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, तो आप भी इनका अच्छे तरीके से अध्ययन करें। संवाद है, मानव ... बात की सिंहरण का कथन अलका से कहा गया, यह है सिंहरण का कथन है और अलका से कहा गया है। प्रश्न संख्या 31 है, ... की सिर्फ पद बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज़ पर बैठकर पसीना सुखाता है, मैं कहता हूँ दीदी मैं इतना मुद्दत के बाद आया, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपयुक्त संवाद अंजो दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है। तो अंजो दीदी नाटक है, इसमें किसके द्वारा ये कहा गया है ये बताना है। तो यह
प्रश्न संख्या 31 है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा श्रीपद। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। अंजो दीदी जो है उसमें 1954 में लिखा गया। यह उपेंद्र नाथ अशक द्वारा रचित है। उपेंद्र नाथ अशक का दशक का 1910 में जन्म हुआ। उनकी मृत्यु 1936 में हुई। उपेंद्र नाथ अशक द्वारा रचित 2 अंकों का नाटक है। यह भी कई बार भर्ती परीक्षा यूजीसी नेट में पूछा गया है कि 2 अंकों का नाटक कौन सा है, तो 4 देते थे, इनमें यह भी होता है अंजो दीदी। नाटक की रचना प्रारंभ में 1943 में हुई थी, किंतु इसे पूर्णाहुति एक युग 12 वर्ष के उपरांत 1955 में हुई। इस नाटक की मूल समस्या है पति पत्नी के विचारों की विषमता, यानी आपस में पति पत्नी के विचार नहीं मिलना। खालिस्तान की श्रीपद खालिस्तान नहीं स्वाता, ये हम अभी इस को देख कर रहे हैं। अंजलि द्वारा श्रीपद को गंवार, बदतमीज तथा नानाजी की बात कही जाती है, नाना प्रकार की बात कही जाती है। तब श्रीपद उसकी बात पूरी करते हुए उक्त कथन कहता है, जो हम अभी ऊपर पढ़ कर आए हैं। प्रश्न संख्या 32 है। जिसकी आत्मा कमज़ोर हो जाती है या हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है। जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जाती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? तो प्रश्न संख्या जो 32 है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सत्यवीर। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। और बकरी नाटक किसके द्वारा रचित है? तो बकरी है जो 1974 द्वारा रचित है, और यह रचना सुरेश्वर दयाल सक्सेना ने की थी। सुरेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 ईस्वी में, मृत्यु 1983 ईस्वी में। सुरेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित एक जनवादी नाटक अर्थात हिंदी में आम आदमी का समसामयिकी नाटक है। यह नाटक मॉरिशस में प्रतिबंधित है। इस नाटक की प्रेरणा सुरेश्वर दयाल सक्सेना को इब्राहिम अलकाजी से मिली है। प्रश्न संख्या 33। हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसने किसके बारे में कहा है? जो प्रश्न संख्या 33 है, इसका जो सही उत्तर होगा वह शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। प्रेमचंद के घर में, जो 1944 ईस्वी में रचित है। पत्नी शिवरानी देवी, यानी प्रेमचंद की पत्नी थी शिवरानी देवी द्वारा रचित है। ये प्रेमचंद की जीवनी है इसमें, प्रेमचंद के घर में, जिसमें उन्होंने घरेलू संस्मरणों को लिखा है। पाठकों के सामने इस पुस्तक को रखते हुए मुझे वही सुख अनुभव हो रहा है जो एक आदमी को कर्तव्य पूरा करने से होता है। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य उस महान आत्मा की कीर्ति फैलाना नहीं है, जैसा कि अधिकांश जीवनियों में होता है। इस पुस्तक में आपको घरेलू संस्मरण मिलेंगे, पर इन संस्मरणों का साहित्य मूल्य भी इस दृष्टि से है कि इससे उस महान साहित्य के व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। मानवता की दृष्टि से भी वह व्यक्ति कितना महान, कितना विशाल था, यही बताना इस पुस्तक का उद्देश्य है। और यह बताने का अधिकार जितना मुझे है उतना और किसी को नहीं, क्योंकि उन्हीं के शब्दों में हम दोनों एक ही नाव की यात्री थी और हमने साथ ही जिंदगी के सब तूफानों को झेला था। दुख और सुख में मैं हमेशा उनके साथ, उनके बगल में थी। आदमी की पहचान तकलीफ़ के भंवर में पड़कर ही होती है, और चूँकि हम दोनों साथ साथ उन तकलीफ़ों से लड़े, साथ साथ रोए और हंसे, इसलिए मुझे उनकी विशालता का थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने का मौका मिला। अच्छा है, शिवरानी देवी द्वारा रचित प्रेमचंद के घर में उनकी आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 34।
मैं अब परिस्थितियों लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमाओं में रहना मुझे संदेह कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ना मात्र का आभास है। मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? तो प्रश्न संख्या 34 का जो सही उत्तर है वह होगा आपहुद्री। आपहुद्री यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आपहुद्री वरी यानी 2016 में यह रचित है। अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में ये पूछा भी गया है, यानी यहाँ पर वह की जगह दे आना चाहिए था। यह रमणिका गुप्ता द्वारा रचित है। 2016 में रचना की थी। रमणिका गुप्ता का जन्म है वो 1930 में हुआ था, उनकी मृत्यु 2019 में हुई थी। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा जो कि बहुत बेबाक तरीके से लिखी गई है। इसमें लेखिका ने अपने राजनीतिक जीवन के साथ साथ अपने अंतरंग संबंधों का भी वर्णन किया है। अपनी आत्मकथा में वे कहती है, मैं अब सब परिस्थितियां बांध सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। सीमा में रहना मुझे हमेशा कचोटता रहा है। सीमा तोड़ने का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है, ताही मैं वर्जना तोड़ सकती हूँ। अपनी देह की मैं खुद मालिक हूँ, मैं संचालक हूँ, संचालित नहीं हूँ। प्रश्न संख्या 35 है, चम्मा पात्र निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? तो प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। 1969 ईस्वी में रचित है। क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म है वो 1907 में हुआ था, उनकी मृत्यु 2003 ईस्वी में हुई थी। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा का पहला भाग है, जिसमें लेखक ने अपने पूर्वजों के परिवार के सदस्यों का वर्णन किया है। इस आत्मकथा में लेखक ने बताया है कि करकल उनका अभिमित्र था, जिसकी पत्नी चंपा से लेखक का अंतरंग संबंध था। ये चम्मा था, यहाँ पे चम्मा। प्रश्न संख्या 36 है, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? प्रश्न संख्या 36 का जो सही उत्तर होगा वह होगा मन्नू भंडारी। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक कहानी यह भी है 2007 में रचित है। मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में हुआ, उनकी मृत्यु 2020 में हुई। मन्नू भंडारी द्वारा रचित आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की सभी पहलुओं को उकेरा है। जब लेखिका मन्नू भंडारी सन 1945 में 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में आई तो हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। यह शीला अग्रवाल लेखक की प्रेरणा स्रोत बनी। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण यूजीसी नेट व अन्य भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन किया। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इनका अच्छे तरीके से अध्ययन करें, क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आते रहते हैं। और हम इस YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों के साथ साथ हिंदी व्याकरण, करंट जीके और जीके, राजस्थान जीके, इंडिया जीके के प्रश्न भी महत्वपूर्ण करा रहे हैं। तो आप इनको भी अच्छी तरीके से, अन्य जो क्लास है उनको भी देखें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मस्त तरीके से तैयारी करते रहें। इसी प्रकार के अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।